1947 की गर्मियों में अमेरिका एक नई चीज के चक्कर में था, यूएफओज। यह सब शुरू हुआ केनेथ अर्नोल्ड नाम के एक बिजनेसमैन से, जिसने माउंट रेनियर के पास 9 अजीब चीजें उड़ती देखने का दावा किया था। उसने उनके मूवमेंट को पानी पर फिसलती हुई तश्तरियों जैसा बताया और बस फ्लाइंग सॉसर नाम चल पड़ा। अखबारों में छपी इस खबर के बाद पूरे देश में ऐसी ही चीजें देखे जाने की खबरें आग की तरह फैल गईं। आम लोग, पायलट, यहां तक कि पुलिस वाले भी आसमान में अजीब रोशनियां और चीजें देखने की बात कह रहे थे। यूएफओ का ये क्रेज कोल्ड वॉर के डर और अनजान चीजों के प्रति दीवानगी की वजह से और भी बढ़ गया। और यहीं से शुरू हुआ वो रहस्य जो आज तक अनसुलझा है, रोजवेल इंसिडेंट। अर्नोल्ड की कहानी और उसके बाद आई खबरों ने लोगों में उत्साह और डर दोनों ही भावनाएं भर दी थी। क्या अमेरिका में दूसरे ग्रहों से लोग आ रहे थे? क्या ये रहस्यमयी चीजें खतरा थीं? जवाब ना मिलने की वजह से ये रहस्य और भी गहराता गया। इसी अनिश्चितता के माहौल में न्यू मैक्सिको के एक रैंचर को कुछ ऐसा मिला जिसने यूएफओ के रहस्य को और भी हवा दे दी। उसे क्या पता था कि उसकी ये खोज हमेशा के लिए रोजवेल आर्मी एयरफील्ड से जुड़ जाएगी और यूएफओ के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। जून 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास रहने वाले मैक ब्रेजल नाम के एक रैंचर को अपने भेड़ों के चरागाह में एक अजीब सा मलबा बिखरा हुआ मिला। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। धातु जैसा, हल्का लेकिन मजबूत, और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या है। उसने ये बात लोकल शेरिफ को बताई, जिसने पास के रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को खबर कर दी। आर्मी पहले से ही यूएफओ की खबरों की वजह से अलर्ट पर थी और उन्होंने तुरंत अपने आदमियों को जांच के लिए भेज दिया। मेजर जेसी मार्सेल, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, को मलबे का मुआयना करने के लिए भेजा गया। ब्रेजल के खेत में फौज के पहुंचते ही लोगों में क्यूरियोसिटी और अटकलें तेज हो गईं। देखते ही देखते अफवाहें रोजवेल और उसके आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल गईं। ब्रेजल को आखिर मिला क्या था? क्या इसका उन उड़न तश्तरियों से कोई लेना देना था जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही थी? फौज ने पहले तो कुछ नहीं बताया, जिससे लोगों के मन में और शक पैदा हो गया। उनकी हरकतें, जो पूरी तरह से सीक्रेट थीं, लोगों के लिए एक पहेली बन गईं और लोग कहने लगे कि सरकार कुछ छुपा रही है। लेकिन इस अजीबोगरीब मलबे की कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने वाले थे। मेजर मार्सेल ने मलबे की जांच करने के बाद जो कहा, उसने लोगों के शक को और भी बढ़ा दिया। रोजवेल डेली रिकॉर्ड में उनके हवाले से कहा गया कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड को एक उड़न तश्तरी मिली है। इस खबर ने, जो देश भर के अखबारों में छपी, तहलका मचा दिया। क्या यह एलियन के धरती पर आने का पहला सबूत था? लेकिन आर्मी ने झट से मेजर मार्सेल के बयान को वापस ले लिया। उनका कहना था कि यह मलबा किसी उड़न तश्तरी का नहीं, बल्कि एक वेदर बैलून का था जो क्रैश हो गया था। लेकिन लोगों को यकीन नहीं हुआ। लोगों को लगा कि आर्मी कुछ छुपा रही है। अचानक कहानी क्यों बदली गई? आर्मी क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी? हालांकि आर्मी ने इसे दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रोजवेल की घटना ने एक ऐसी साजिश की नींव रख दी थी जो आने वाले कई दशकों तक लोगों के मन में बनी रही। रोजवेल की घटना, जो शुरू में तो बहुत सनसनीखेज रही, समय के साथ लोगों के जहन से धुंधली होती गई। लेकिन 1970 के दशक के आखिर में इस विवाद की चिंगारी एक बार फिर भड़क उठी। यूएफओ और सरकारी साजिशों में बढ़ती दिलचस्पी के चलते कई लेखकों और रिसर्चर्स ने इस घटना की फिर से जांच शुरू कर दी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था चार्ल्स बर्लेट्स और विलियम एल मूर की 1980 में आई किताब दी रोजवेल इंसिडेंट। यह किताब प्रत्यक्षदर्शियों के इंटरव्यू और पहले कभी उजागर नहीं की गई जानकारी पर आधारित थी, जिसने रोजवेल में वास्तव में क्या हुआ था, इस बारे में बहस को फिर से जन्म दिया। इसमें दावा किया गया था कि दुर्घटनाग्रस्त वस्तु वास्तव में एलियन मूल की थी और सरकार ने सच्चाई को छिपाने के लिए एक विशाल कवर अप किया था। द रोजवेल इंसिडेंट एक बेस्ट सेलर बन गई, जिसने लोगों की कल्पना को मोहित कर लिया और इस घटना में नए सिरे से रुचि की एक लहर दौड़ा दी। जैसे जैसे रोजवेल की घटना ने नए सिरे से लोगों का ध्यान खींचा, वैसे वैसे नेवादा में एक गुप्त सैन्य अड्डा भी चर्चा में आ गया, एरिया 51। नेवादा के रेगिस्तान के एक सुदूर हिस्से में स्थित एरिया 51 हमेशा से ही रहस्यों में डूबा रहा है। सरकार ने दशकों तक इसके अस्तित्व से ही इनकार किया।
हालांकि धीरे धीरे ये बातें होने लगीं कि इसका संबंध रोजवेल की घटना और यूएफओ देखे जाने की अन्य घटनाओं से है। ऐसी अटकलें लगाई जाने लगीं कि रोजवेल से मिले मलबे को एलियन बॉडी के साथ एरिया 51 में अध्ययन के लिए ले जाया गया था। यह अड्डा सरकारी गोपनीयता और एलियन तकनीक की रिवर्स इंजीनियरिंग की संभावना का पर्याय बन गया। अजीब रोशनी, असामान्य गतिविधि और यहां तक कि इसके भारी सुरक्षा वाले परिसर के भीतर एलियन का पोस्टमार्टम किए जाने की कहानियों ने इसके रहस्य को और बढ़ा दिया। सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक बॉब लेजर की थी, जिन्होंने 1989 में दावा किया था कि उन्होंने एरिया 51 में काम किया है और एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग की है। उनकी कहानी हालांकि विवादास्पद थी और ठोस सबूतों की कमी थी, लेकिन इसने लोगों को मोहित कर लिया और यूएफओ की दुनिया में एरिया 51 की जगह और भी पक्की कर दी। इंटरनेट के जमाने ने एरिया 51 के प्रति लोगों की दीवानगी को और बढ़ा दिया। ऑनलाइन साजिश के सिद्धांत फलने फूलने लगे और ऐसे फोरम और वेबसाइट्स बन गईं जो इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए समर्पित थीं। यह अड्डा पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया और फिल्मों, टीवी शो और वीडियो गेम में दिखाया जाने लगा। यह दीवानगी सितंबर 2019 में स्टॉर्म एरिया 51 इंचेस इवेंट के रूप में सामने आई। एक फेसबुक इवेंट जिसमें मजाक में ही सही एलियन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों को अड्डे पर छापा मारने का सुझाव दिया गया था, वायरल हो गया। लाखों लोगों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई और यह एक वैश्विक घटना बन गई। हालांकि इस इवेंट में कुछ खास नहीं हुआ क्योंकि बहुत ही कम लोग वहां पहुंचे और कोई भी भारी सुरक्षा वाले परिसर को तोड़कर अंदर नहीं जा सका। लेकिन इसने एरिया 51 के प्रति लोगों की दीवानगी और एलियन से इसके कथित संबंध को उजागर किया। एरिया 51 की सच्चाई। हालांकि इसकी एलियन वाली कहानियों जितनी सनसनीखेज नहीं है, लेकिन यह शीत युद्ध के इतिहास में निहित है। इस अड्डे की स्थापना 1955 में सीआईए ने प्रायोगिक विमानों और टोही कार्यक्रमों के लिए एक गुप्त परीक्षण स्थल के रूप में की थी। सोवियत संघ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका को अत्याधुनिक तकनीक विकसित करने और उसका परीक्षण करने के लिए एकांत और सुरक्षित जगह की आवश्यकता थी। एरिया 51 अपनी सुदूर लोकेशन और उड़ान के अनुकूल परिस्थितियों के साथ एक आदर्श जगह साबित हुई। यहीं पर अमेरिका के कुछ सबसे प्रतिष्ठित जासूसी विमानों, जिनमें U-2 और A-12 SR-71 ब्लैकबर्ड का पूर्ववर्ती शामिल हैं, का गुप्त रूप से परीक्षण किया गया था। इन प्रोजेक्ट्स को लेकर गोपनीयता और असामान्य विमानों के उड़ाए जाने से इस अड्डे के आसपास रहस्य का माहौल और भी गहरा गया। मजे की बात यह है कि सीआईए ने उन यूएफओ कहानियों को हवा देने में भी भूमिका निभाई जो एरिया 51 के आसपास फैली हुई थीं। एजेंसी ने यूएफओ के प्रति लोगों की दीवानगी को पहचाना और इसे एरिया 51 में अपनी गुप्त गतिविधियों से ध्यान हटाने के लिए एक आड़ के रूप में इस्तेमाल करने का मौका देखा। एलियन स्पेसक्राफ्ट और बरामद शवों की अफवाहों को फैलने देकर सीआईए एरिया 51 में अपनी असली गतिविधियों से लोगों का ध्यान हटा सकती थी। यह दुष्प्रचार अभियान उल्लेखनीय रूप से सफल रहा। सरकार ने यूएफओ के अस्तित्व से जितना इनकार किया, लोगों ने उनके अस्तित्व पर उतना ही विश्वास किया। सीआईए की रणनीति ने गोपनीयता और संदेह का ऐसा माहौल बना दिया जो आज तक कायम है, जिससे एरिया 51 के संबंध में सच्चाई और कल्पना के बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। 2013 में सीआईए ने कई दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जिनमें पहली बार आधिकारिक तौर पर एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। हालांकि इन दस्तावेजों में जासूसी विमानों को विकसित करने और उनका परीक्षण करने में इसकी भूमिका की पुष्टि की गई थी, लेकिन उनमें एलियन स्पेसक्राफ्ट या बरामद शवों का कोई उल्लेख नहीं था। बाद में जारी किए गए दस्तावेजों ने अड्डे के इतिहास और गतिविधियों के बारे में और जानकारी प्रदान की है, जिससे इसके कुछ रहस्यों पर प्रकाश पड़ा है। हालांकि सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों ने एरिया 51 के प्रति लोगों की दीवानगी को कम करने के लिए बहुत कम काम किया है। बहुत से लोगों का मानना है कि सरकार अभी भी जानकारी छिपा रही है और यह अड्डा यूएफओ के प्रति उत्साही और साजिश सिद्धांतकारियों के लिए एक लोकप्रिय जगह बना हुआ है। एरिया 51 की कहानी रहस्य की स्थायी शक्ति और हमारी समझ से परे किसी चीज पर विश्वास करने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है।
हालांकि 1947 की अजीबोगरीब घटनाओं के पीछे की सच्चाई हमेशा के लिए एक रहस्य ही रह सकती है, लेकिन एरिया 51 का आकर्षण और अज्ञात से इसका संबंध हमारी कल्पनाओं को मोहित करता रहेगा।